नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की मंत्रिमंडल के महत्व के कारण। वर्तमान समय में हम देखें तो मंत्रिमंडल और लोक सदन के जो पारस्परिक संबंधों का जो हमने अध्ययन किया उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति दोनों हमने पढ़ी। तो आज हम देखें तो सैद्धांतिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की जो स्थिति है प्रशासन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। लोक सदन आज मंत्रिमंडल सैद्धांतिक स्थिति यह है कि वहाँ लोक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है, लेकिन व्यवहार में स्थिति ये है कि लोक सदन मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं करता अपितु वह मंत्रिमंडल से नियंत्रित होता है। तो मंत्रिमंडल लोक सदन या अन्य किसी भी संस्था की तुलना में आज बहुत अधिक शक्तिशाली है। वैसे तो आज विश्व के हर एक राज्य में मंत्रिमंडल या कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन ब्रिटेन में हम देखें तो मंत्रिमंडल व्यवहारिक प्रशासन में इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि आज मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात वहाँ पर की जाने लगी है। तो मंत्रिमंडल के इतने महत्व के विभिन्न कारण हैं जिस पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम द्विदलीय प्रणाली। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का महत्व अत्यधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, और द्विदलीय प्रणाली होने के कारण ब्रिटेन में एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है और मंत्रिमंडल उस दल का बनता है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल बहुमत के बल पर शक्तिशाली बन जाती है और अपने सारे काम बहुमत के बल पर आसानी से करवा लेती है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दया पर या उसके नियंत्रण पर निर्भर नहीं करती। दूसरा कारण है कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में द्विदलीय प्रणाली के साथ साथ ब्रिटेन का सुदृढ़ और कठोर दलीय अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ और कठोर अनुशासन होने के कारण राजनीतिक दलों का जो अनुशासन है वो बहुत कठोर और सुदृढ़ है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने दल के विरुद्ध नहीं जाता। विशेषकर जो सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल है वो अपने दल के विरुद्ध जाकर कभी भी मतदान नहीं करेगा या नहीं बोलेगा। वो अपने ही दल के आदेशों का पालन लोक सदन का प्रत्येक सदस्य करता है, इसलिए कभी भी उस दल की लोक सदन में हार नहीं होती है और हर दल का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम करता है। तो इस प्रकार कठोर दलीय अनुशासन ने भी ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा कारण है सुधार कानून। ब्रिटेन में 1832 के सुधार कानूनों के बाद भी राजनीतिक दलों में अनुशासन और सुदृढ़ता देखी गई और उसी आधार पर ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को और ज़्यादा शक्तिशाली होने में सहयोग मिला। तो इन सुधार कानूनों ने ब्रिटेन में सुसंगठित और सुदृढ़ राजनीतिक दलों को और उनमें अनुशासन को जन्म दिया। चौथा कारण है लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार या लोक सदन का कार्यभार अत्यधिक होना। तो शासन द्वारा मंत्री जो वहाँ की शासन तंत्र है, शासन तंत्र मतलब कि वहाँ का जो व्यवस्थापिका है उसका मंत्रिमंडल पर नियंत्रण न होना या कम होने का एक कारण यह भी है कि लोक सदन के पास इतना अत्यधिक कार्यभार है कि लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्यों पर विचार विमर्श नहीं कर पाती है और उस आधार पे क्योंकि राज्य सरकार के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए लोक सदन का कार्यभार भी उसका कानून निर्माण संबंधित काम भी बढ़ गया है। तो इसीलिए लोक सदन जो है वह उन सब कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाती है और वह कार्य लोक सदन की बजाय मंत्रिमंडल करती है। साथ ही लोक सदन की बैठक 6 महीने में एक बार होती है, तो इसलिए भी लोक सदन अपने कार्यों को समय पर नहीं कर पाती है। इसलिए लोक सदन कैबिनेट पर नियंत्रण रखने की बजाय कैबिनेट का अनुसरण करके ही अपना काम कर लेती है। पांचवा कारण है मंत्रिमंडल के महत्व का शासन कार्यों की जटिलता। शासन कार्यों में वृद्धि के साथ साथ एक और
तथ्य भी हमें देखने को मिलता है वर्तमान समय में कि शासन कार्य बहुत जटिल हो गए हैं। कानून निर्माण संबंधी कार्य इतने जटिल और पेचीदा हो गए हैं कि संसद के साधारण योग्यता वाले सदस्यों के लिए उन कार्यों को करना या समझना संभव नहीं होता है। तो इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्य उन कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए लोक सदन जो है वो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने की बजाय मंत्रिमंडल से ही संचालित हो जाता है और मंत्रिमंडल उन कार्यों को भली भांति कर लेता है। छठा महत्व है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन ने भी विश्व में सभी राज्यों में कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी में योगदान दिया है। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी संसद का कार्यभार अधिक होने के कारण और कानून निर्माण के कार्यों में जटिलता होने के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन का जन्म हुआ। प्रदत्त व्यवस्थापन ने कार्यपालिका की विधायी शक्तियों को या मंत्रिमंडल की विधायी शक्तियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संसद के पास सभी विषयों पर या जटिल मुद्दों पर कानून निर्माण के लिए समय न तो समय होता है, न इतनी योग्यता होती है। इसलिए संसद कानून की मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और उन कानूनों के अंदर की नियम, उपनियम और आदेश जारी करने की शक्ति वह मंत्रिमंडल को दे देती है। इसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं और इस कारण मंत्रिमंडल को विधि निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। या हम यह कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ बढ़ गई है। सातवां कारण संसद की कार्रवाई के नियम। संसद की कार्रवाई के नियम भी कुछ ऐसे हैं जिसने ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के महत्व और उसकी शक्तियों को बढ़ाने में योगदान दिया है। मंत्रिमंडल क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाता है। संसद के अधिवेशन का समय घटाने बढ़ाने का काम करना या लोक सदन को भंग करने का काम भी सम्राट मंत्रिमंडल की परामर्श पर ही करता है। संसद में कौन से विधेयक विचार विमर्श के लिए रखे जाने हैं या कौन से विषय जो है कानून निर्माण के लिए रखे जाने हैं, तो यह सब काम मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि निजी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार विमर्श का काम मंत्रिमंडल की सहमति से ही होता है। तो संसदीय कार्रवाई के इन नियमों के कारण कानून निर्माण का अधिकांश काम 95% जो काम है वो मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही संपन्न होता है। आठवां महत्व है मंत्रिमंडल के महत्व का आठवां कारण है राष्ट्रीय आपात। इंग्लैंड में राष्ट्रीय आपात ने भी मंत्रिमंडल की शक्तियों को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था और 1930 की आर्थिक मंदी का सामना करने में मंत्रिमंडल ने बहुत सफलतापूर्वक काम किया और इस प्रकार उस समय मंत्रिमंडल की जो शक्तियाँ बढ़ी वो शक्तियाँ राष्ट्रीय आपात के समाप्त होने के बाद भी बनी रही। तो इससे मंत्रिमंडल को शक्तिशाली संस्था बनने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा और शक्तियों में वृद्धि करने में राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवा कारण है राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होना। देश के वित्त को पारित करना या बजट को पारित करने का काम वैसे तो लोक सदन का है, वहाँ की संसद का है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का जो व्यवहारिक नियंत्रण है उसने मंत्रिमंडल के प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय आय व्यय का जो निर्धारण है वो मंत्री ही करते हैं और लोक सदन के जो सदस्य होते हैं उसका राष्ट्रीय धन पर वित्त पर बहुत कम नियंत्रण होता है और बजट जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है या वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाता है और वो संसद में रखा जाता है और वो लोक सदन द्वारा उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा रखा गया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय वित्त पर भी मंत्रिमंडल का जो एक नियंत्रण है उसने भी मंत्रिमंडल की शक्तियों को बढ़ाने में योगदान दिया है। 10वां कारण है मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को भंग करने की शक्ति। लोक सदन पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को भंग करने की शक्ति होती है। वर्तमान समय में हालांकि मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पास करके लोक सदन के द्वारा हटाया जा सकता है पद से, लेकिन वहाँ पर चूँकि हमने पढ़ा
कि मंत्रिमंडल एक दल का बनता है और उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और दलों में कठोर अनुशासन होता है। इसलिए वर्तमान में मंत्रिमंडल को उसकी नीति और कार्यों का जो समर्थन प्राप्त होता है उसमें अगर कभी ऐसा भी हो कि लोक सदन का विश्वास या समर्थन प्राप्त नहीं है तो प्रधानमंत्री उस परिस्थिति में सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को भंग भी करवा सकता है। तो इस प्रकार लोक सदन में कभी मंत्रिमंडल की पराजय नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि अगर इस तरह की स्थिति नहीं आती वहाँ पर, क्योंकि कोई बहुमत दल का कोई सदस्य नहीं चाहता कि चुनाव हो और चुनाव में उसका दल हारे, तो इसीलिए मंत्रिमंडल को लोक सदन के सदस्य अपना समर्थन देते हैं और कभी अपने दल की लोक सदन में हार नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न कारण हैं जिसने कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के महत्व और शक्तियों को बढ़ाया है। तो इसी आधार पर मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए वहाँ पर ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात कही जाती है या मंत्रिमंडल की तानाशाही की बात कही जाती है, जिसमें रैमसे मेयर जैसे विद्वान जिसने अपनी पुस्तक हाउ इंग्लैंड इज़ गवर्नड में उसने लिखा है कि मंत्रिमंडल वहाँ पर इतनी शक्तिशाली हो गई है, तानाशाह हो गई है कि वो अपनी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करती है। और इस आधार पे कीथ हैरिसन कार्टर जैसे विद्वानों ने भी ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के तानाशाही या अधिनायकत्व की बात कही है। लेकिन हम अगर व्यवहारिक स्थिति देखें तो एक उत्तर यही मिलता है हमें कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है, क्या ब्रिटेन का मंत्रिमंडल अधिनायक है। आपके अक्सर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है, तो उसमें उसका आंसर हम देते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है। तो उसके पक्ष में हम कुछ तर्क देते हैं कि आधुनिक स्थितियों में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्तियों और महत्व में बहुत विस्तार हुआ है। प्रशासन, वित्त और कानून निर्माण तीनों क्षेत्रों में मंत्रिमंडल का नियंत्रण है ब्रिटेन में, किंतु उसके बाद भी हम मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व की बात नहीं कह सकते। मंत्रिमंडल की शक्तियों पर कुछ नियंत्रण है जो मंत्रिमंडल को अधिनायक, निरंकुश या तानाशाह होने से रोकती है। कुछ सीमाएं हैं जिसको दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को काम करना पड़ता है। वह सीमाएं हैं, पहला, विरोधी दल का अस्तित्व। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्ति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध विरोधी दल का ही होता है, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, एक दल सत्ता में रहता है, एक दल विरोध में रहता है। तो इसीलिए सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल से बाध्य होकर या उसकी आलोचना से भयभीत होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी जो विरोधी दल है वो सत्ता में आ सकता है, सत्तारूढ़ दल विरोध पक्ष में आ सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायक होने की आशंका नहीं होती है, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे को समझाने बुझाने और सहमति समझौते से काम करते हैं। दूसरी सीमा या दूसरा प्रतिबंध है दबाव समूह। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर नियंत्रण के साथ साथ ब्रिटेन में दबाव समूह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह दबाव समूह जो है मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण का काम करते हैं। वह अपनी मांगों को मंत्रिमंडल से मनवाते हैं और इस प्रकार एक साहसपूर्ण भूमिका निभाते हैं मंत्रिमंडल का विरोध करने की। तीसरा प्रतिबंध है जनमत का। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायक नहीं होने का, या हम ये कहें कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायक हो ही नहीं सकता, तो उस पर एक और प्रभावशाली प्रतिबंध है वहाँ की जनमत की शक्ति का। मंत्रिमंडल सत्ता में उसी स्थिति में रहता है जबकि वह जनमत के प्रति सतर्क हो। ब्रिटेन में सरकार जनमत पर ही डिपेंड होती है और जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव होता है, और क्योंकि सरकार को अगले चुनाव में जनता के पास ही मत के लिए जाना है, इसलिए वो जनता की अवहेलना या जनता की राय की अवहेलना नहीं कर सकती। तो इसीलिए जनमत के भय से वहाँ मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सकती। कई बार मंत्रिमंडल को जनमत के आगे झुकना ही पड़ता है, इसलिए वो कभी तानाशाह नहीं बन सकती। चौथा प्रतिबंध या सीमा है सदन की परंपराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं या नियंत्रण।
सदन की कुछ निश्चित परंपराएं होती है और मंत्रिमंडल के बाहर अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी मंत्रिमंडल को तानाशाह बनने से रोकती है। ब्रिटेन में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र बहुत गहरा है और वहाँ सदन की कुछ परंपराएं ऐसी है कि मंत्रिमंडल उन परंपराओं का अनादर नहीं कर सकती। इस प्रकार कैबिनेट जो है उसका लोक सदन पर नियंत्रण तो होता है, लेकिन लोक सदन भी पूरी तरह मंत्रिमंडल का अनुकरण करता नहीं होता है। तो इस प्रकार लोक सदन भी मंत्रिमंडल पर पर्याप्त नियंत्रण नज़र रखता है ताकि मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं हो सके। पांचवा कारण है ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति। जो प्रतिबंध है पांचवा ब्रिटेन में मंत्रिमंडल पर, वो है ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति भी मंत्रिमंडल को अधिनायक नहीं होने देती है। वहाँ पर जनता को अपने नेताओं में विश्वास होता है और नेता भी जनमत का आदर करते हैं और जनमत के अनुसरण के आधार पर ही चलते हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक व्यवहार के श्रेष्ठ नियम होते हैं, आचरण के श्रेष्ठ नियम होते हैं और इसीलिए ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र सफल है और वहाँ पर मंत्रिमंडल कभी भी अधिनायक की स्थिति में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम देखें ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का सफल होने का कारण यही है कि ब्रिटेन में कुछ स्थापित सुनिश्चित परंपराएं हैं। वहाँ की राजनीतिक संस्कृति ऐसी, ब्रिटेन के लोग व्यवहारिक है और सोच समझकर सौदेबाजी से, समझौते से, आपसी सहमति से काम करते हैं। धन्यवाद।